गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। मैं प्रोफेसर एस के तिवारी वाल्मीकि टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज के यूट्यूब में चैनल में आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज मैं अपने इस वीडियो में बीएड सेकेंड ईयर कोर्स 9 का यूनिट नंबर 2 का जो आखिरी टॉपिक है कंस्ट्रक्शन ऑफ डायग्नोस्टिक टेस्ट यूजेस एंड लिमिटेशंस, इस टॉपिक के बारे में चर्चा करने जा रहा हूं। आशा करता हूं कि आप लोगों को यह टॉपिक अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलिए तो जानते हैं कि डायग्नोस्टिक ये जो टेस्ट है उसके कौन कौन से स्टेप्स होते हैं, कौन कौन से चरण होते हैं कंस्ट्रक्शन के निर्माण के। तो जैसा कि आप जानते ही हैं कि छात्रों को अधिगम संबंधी कुछ कठिनाइयाँ ऐसी होती हैं जिनको शिक्षक साधारण अवलोकन या निरीक्षण से ज्ञात नहीं कर सकता है ना। उसे इस कार्य में निदानात्मक परीक्षण की सहायता लेनी पड़ती है। क्यों? क्योंकि निदानात्मक परीक्षण वह साधन होता है जो शैक्षिक वैज्ञानिकों द्वारा छात्रों की कठिनाइयों को ज्ञात करने और यथासंभव उन कठिनाइयों के कारणों को व्यक्त करने के लिए ही निर्मित किया गया होता है। तो आइए ऐसे महत्वपूर्ण टेस्ट के निर्माण के जो प्रमुख चरण हैं या सोपान हैं उनसे अवगत होते हैं, उनकी जानकारी प्राप्त करते हैं। तो ये निदानात्मक परीक्षण का जो निर्माण करते हैं हम, उसका जो पहला चरण है वह है सिलेक्शन ऑफ स्टूडेंट्स हु नीड डायग्नोसिस, है ना। यानी छात्रों का चयन करना जो निदान के योग्य होते हैं या जिनको निदान की आवश्यकता होती है ना। तो देखिए जो निदानात्मक परीक्षण होता है ना, उसका पहला चरण जो होता है वो छात्रों का चयन करना होता है ना। किन छात्रों को चयन करना होता है? जिन्हें निदान की आवश्यकता होती है। और इस कार्य को अध्यापक अपने अनुभव तथा छात्र के कार्य के प्रदर्शन को ध्यान में रखकर करता है। ये वे छात्र हैं जो किसी एक अथवा अधिक विषयों में कमज़ोर होते हैं तथा विद्यालय में अपने को समायोजित करने में असफल होते हैं। इसके साथ ही साथ इनकी उपलब्धियां भी कम होती हैं। इनका चयन का आधार विद्यालय में हुई विभिन्न परीक्षाओं के परीक्षाफल, साक्षात्कार तथा बुद्धि परीक्षण भी होता है। कहने का मतलब है कि जो निदानात्मक परीक्षण का निर्माण होता है उसके पहले चरण में उन छात्रों का चयन करना होता है सबसे पहले जो कमज़ोर होते हैं, जो विषय में कमज़ोर होते हैं या जिनकी शैक्षिक उपलब्धियां कम होती हैं, ऐसे छात्रों का चयन किया जाता है। अब दूसरा जो लेवल है, जो स्टेप है, उसमें है आइडेंटिफाइंग डिफ़िकल्ट पॉइंट्स, यानी जो छात्रों के कठिनाई स्थल है उनका पता लगाना, है ना, उसकी पहचान करना। तो निदानात्मक परीक्षण के इस चरण में यह जानने का प्रयास किया जाता है कि किसी विषय को सीखने में चयनित छात्र को किस प्रकार की कठिनाई का अनुभव हो रहा है। इसके लिए सबसे अच्छा तरीका नैदानिक परीक्षाएं ही हैं जो बालक की कमजोरी एवं क्षमताओं का सही विवरण प्रस्तुत करते हैं। वैसे तो उपलब्धि परीक्षण या स्वयं छात्र विशेष का साक्षात्कार कर इसकी जानकारी हासिल की जा सकती है, पर कार्य का महत्व अध्यापक पर ही अधिक निर्भर करता है। क्यों? क्योंकि इस कार्य में अगर अध्यापक सक्षम होता है तो ही ये परीक्षाएं सफल होती हैं, अदरवाइज ये परीक्षाएं सफल नहीं होती हैं। और इतना ही नहीं, छात्रों की कठिनाई, उसका स्तर, उसका जगह आदि का भी पूर्ण ज्ञान प्राप्त किया जाता है। कहने का मतलब कि जो निदानात्मक परीक्षा का जो सेकंड स्टेप है उसमें क्या किया जाता है कि छात्रों के कौन से वो कठिनाई स्थल हैं या कौन सी कमजोरी है जहाँ पर उसको कठिनाई महसूस हो रही है ना, उसका हम पता लगा लेते हैं। उस कठिनाई स्थलों का हम खोज करते हैं जहां उसको दिक्कत होती है। तीसरा जो इनका स्तर है वो है एनालिसिस ऑफ डिफ़िकल्ट पॉइंट्स, यानी छात्रों के कठिनाई के कारणों का विश्लेषण करना। देखिए कोई भी जब कार्य होता है तो उसका कारण अवश्य ही होता है। तो कार्य जो हो रहा है उसका क्या कारण है उसको जानने का प्रयास जो हम करते हैं वो तीसरे चरण या सोपान में करते हैं। तो निदानात्मक परीक्षा के इस क्रम में हम छात्र की विषयगत कमजोरी एवं कठिनाई के कारणों का विश्लेषण करते हैं कि ये जो कठिनाई छात्र में आ रही है उसका वजह क्या है। कहीं छात्र में कोई शारीरिक दोष तो नहीं है, उसके संवेगों में अस्थिरता तो नहीं है, अध्ययन में अरुचि तो नहीं है, या सहयोगियों का व्यवहार तो इसका कारण नहीं है, अध्ययन के लिए साधनों की तो कमी नहीं है,
पढ़ने पढ़ाने की जो विधियां हैं वो कहीं अनुपयुक्त तो नहीं है, घरेलू कार्यों में व्यस्तता तो नहीं है, इत्यादि वगैरह वगैरह। कहने का मतलब उपरोक्त में से जो भी कारण होता है उसका हम पूरा विश्लेषण करते हैं और विश्लेषण करने के बाद उसका जानकारी प्राप्त करते हैं कि वास्तव में कठिनाई का कारण क्या है ना। अब चौथा जो आपका स्टेप आता है वो है रिमीडियल प्रोसीड्यूर्स, यानी उपचारात्मक प्रक्रियाएं। तो निदानात्मक परीक्षण के इस क्रम में छात्रों की कमियों एवं कमजोरियों का विश्लेषण कर लेने के बाद उन कमजोरियों को दूर करने के उपाय किए जाते हैं। इसके लिए उपयुक्त कार्यक्रम बनाए जाते हैं। उपचारात्मक विधियों का प्रयोग किया जाता है चूँकि जो कमियां एवं कठिनाइयां होती हैं वह एक दिन से नहीं आई हुई होती हैं, उसमें लंबे समय के परिणाम स्वरूप होती हैं। अतः अध्यापक को उसमें धैर्य रखना पड़ता है। हो सकता है कि शीघ्र सफलता उसमें न मिले, पर प्रयास करते रहना चाहिए। यदि थोड़ा बहुत भी उसमें सुधार दिखे तो उसकी प्रशंसा कर और सुधारने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। यानी रिमीडियल प्रोसेस है, उपचारात्मक प्रक्रियाएं हैं। इसमें वो कमियां कैसे दूर होंगी उसके लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए, धैर्य रखना चाहिए, है ना। हो सकता है कि वो इसमें ये जो शीघ्र सफलता है वो ना मिले, क्योंकि जो कमियां आई होती हैं एक दिन का परिणाम नहीं होती हैं, काफ़ी समय का परिणाम होती है। इसलिए उसमें सुधार भी एक दिन में नहीं हो सकता है, उसके लिए समय लग सकता है। इसलिए शिक्षक को भी धैर्य रखना पड़ता है और थोड़ा बहुत जो सुधार हो उसको छात्रों को प्रशंसा करना चाहिए ताकि आगे और सुधारने में उसको प्रयास मिले। और पांचवा जो उसका पद है, सोपान है, वो है प्रिवेंट मेजर्स, यानी त्रुटियों के रोकथाम के उपाय करना, है ना। यानी परीक्षण सोपान के इस आखिरी चरण में यह हम प्रयास करते हैं कि जिस भी वजह से छात्र में कमी आई है, दिक्कतें आई हैं, उसका स्थायी हल निकाला जाए जिससे वह स्वस्थ अधिगम कर सके। साथ ही साथ वातावरण के साथ सामंजस्य स्थापित करने में भी किसी प्रकार की कोई दिक्कत महसूस न हो। जैसे व्यक्तिगत कारण अगर है या पारिवारिक कारण है या सामाजिक कारण है या फिर विद्यालयी कारण है, जो भी कारण है उसको हम प्रयास करते हैं कि उनकी वजह से अब उसको कोई दिक्कत नहीं हो। इसके लिए एक योजना बनाकर उस पर कार्य किया जाता है ताकि विकास में औरों की तरह वह छात्र अपना सहयोग कर सके, अपना विकास कर सके, अपना योगदान दे सके। यदि हम सब मिलकर त्रुटियों को दूर करने का प्रयास करेंगे तो छात्र वह अन्य छात्रों की तरह ही बन सकेगा, है ना। कहने का मतलब है कि जो डायग्नोसिस जो टेस्ट है उसके निर्माण के 5 चरण आपको दिखाई दिए हैं। कौन कौन से, तो एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ। सिलेक्शन ऑफ स्टूडेंट्स, यानी छात्रों का चयन। दूसरा है आइडेंटिफाइंग डिफ़िकल्ट पॉइंट्स, यानी छात्रों के कठिनाई स्थलों का खोज करना। तीसरा है एनालिसिस ऑफ डिफ़िकल्ट पॉइंट्स, है ना, यानी छात्रों की कठिनाइयों के कारणों का विश्लेषण करना। चौथा है रिमीडियल प्रोसीड्यूर्स, उपचारात्मक प्रक्रियाएं करना। और पांचवा है प्रिवेंट मेजर्स, यानी त्रुटियों के रोकथाम के उपाय करना। तो अब चलते हैं, अब जानते हैं कि डायग्नोस्टिक जो टेस्ट होता है उसका प्रयोग कहाँ कहाँ होता है, यानी यूजेस ऑफ डायग्नोसिस टेस्ट, यानी निदानात्मक परीक्षण का प्रयोग। तो देखिए, एक शिक्षक को सफल शिक्षक बनने के लिए निदानात्मक परीक्षणों का ज्ञान रखना आवश्यक होता है। क्योंकि इसके अभाव में शिक्षक सदैव असफल रहेगा। क्योंकि जब तक वह छात्रों की कमजोरियों का निदान नहीं करेगा, उसकी कठिनाइयों को दूर करने का प्रयास नहीं करेगा, तब तक वह अपने शिक्षण में आशा के अनुरूप सफलता प्राप्त नहीं कर सकता है। वह अपना अमूल्य समय को बर्बाद करता है। अतः इसकी उपयोगिता के आधार पर इसके जो प्रमुख प्रयोग हैं या उपयोग हैं वो निम्नलिखित हैं, जिसमें पहला आप देख रहे हैं कि इसका प्रयोग छात्रों के द्वारा अर्जित ज्ञान की विशिष्टता तथा कमियों को पता लगाने में किया जाता है। देखिए, वैसे तो सब लोग यही मानते हैं कि निदानात्मक जो परीक्षणों का प्रयोग है वो जो छात्र ऐसे होते हैं जो कमज़ोर होते हैं, जिनको अधिगम संबंधी कठिनाइयाँ होती हैं, उन्हीं के लिए प्रयोग किया जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। इस निदानात्मक प्रशिक्षण का जो प्रयोग है वो क्या होता है, किसके लिए होता है, जो विशिष्ट बच्चे हैं उनके लिए भी होता है, क्योंकि उनमें ये पता चलता है कि वो किस स्तर पर कितनी विशिष्टता है, कहाँ विशिष्टता है, वो क्यों विशिष्ट हैं, तथा जिनमें कमियां हैं वो उनको भी पता लगाया जाता है कि उनमें कहाँ कमियां हैं, है ना। दूसरा है कि इसका प्रयोग अध्ययन एवं अध्यापन प्रक्रिया में गुणात्मक सुधार लाने के लिए किया जाता है। देखिए, जब तक शिक्षण अधिगम में
शिक्षक के तरफ से या फिर शिक्षार्थी के तरफ से अगर अधिगम में कोई कमी होगी या शिक्षण में कमी होगी तो शिक्षण प्रक्रिया सही ढंग से नहीं चलेगा, और नहीं चलेगा तो उसमें गुणात्मक सुधार नहीं होगा, यानी उसमें गुणात्मक जो है आपको फ़ायदे नहीं दिखने को मिलेंगे। तो इसलिए क्या होता है कि इसका प्रयोग जो होता है अध्ययन और अध्यापन प्रक्रिया में गुणात्मक सुधार लाने के लिए किया जाता है। तीसरा है, इसका प्रयोग उन छात्रों को पहचान के लिए किया जाता है जो निदान के योग्य हैं। कहने का मतलब यह निदानात्मक जो परीक्षण होता है इसमें उन छात्रों की पहचान की जाती है जो छात्र निदान के योग्य होते हैं। चौथा है, इसका प्रयोग छात्रों के कठिनाइयों एवं दिक्कतों का ज्ञान प्राप्त करने में किया जाता है। पांचवा है, इसका प्रयोग छात्रों के समक्ष आई कठिनाइयों के स्तर का पता लगाने के लिए किया जाता है। और छठा है, इसका प्रयोग छात्रों में आई कठिनाइयों के कारणों का पता लगाने के लिए किया जाता है ना। और सातवां है कि इसका प्रयोग छात्रों की कठिनाइयों एवं दिक्कतों को सुधार करने के लिए किया जाता है। आठवां है, इसका प्रयोग छात्रों में उचित कौशलों के विकास हेतु किया जाता है ना। आठवां है, नौवां जो है इसका प्रयोग छात्रों को निर्देशन देने में किया जाता है। 10वां, इसका प्रयोग इस कार्य के लिए किया जाता है कि छात्रों की कमियां दूर हो सकें तथा उचित अधिगम कर सकें। और 11वां है, इसका प्रयोग पाठ्यक्रम में संशोधन एवं परिमार्जन के लिए किया जाता है। अब हम जानते हैं कि डायग्नोस्टिक जो टेस्ट है उसकी क्या कमियां या सीमाएं हैं। तो चलते हैं जानते हैं। तो हम सभी जानते हैं कि निदानात्मक परीक्षण एक संवादात्मक तथा रचनात्मक प्रक्रिया है जिसके द्वारा शिक्षक को यह ज्ञात होता है कि छात्रों का उचित अधिगम हो रहा है कि नहीं। अगर नहीं तो उसका कारण क्या है, पता लगाकर उसे सुधारने का प्रयास किया जाता है। फिर भी उसमें कुछ कमियां हैं, इस टेस्ट की कुछ कमियां हैं, अपनी सीमाएं हैं। इतना होने के बावजूद भी तो जानते हैं उसकी कमियां और सीमाएं क्या हैं। तो इस टेस्ट की पहली कमियां तो ये है कि इन परीक्षणों का क्षेत्र जो होता है सीमित होता है, यानी अधिगम का जो लगभग सारा क्षेत्र है वो इसके अंतर्गत नहीं आता। कुछ ऐसे ही क्षेत्र हैं जहां इसका कार्य होता है और उसके द्वारा उसको फ़ायदा मिलता है ना। दूसरा है, इसका कार्य बहुत कठिन होता है, इसके लिए कुशल एवं अनुभवी शिक्षकों को आवश्यकता पड़ती है जिसका अभाव होता है। कहने का मतलब है कि जो अधिगम ये जो निदानात्मक परीक्षण है वो उसका कार्य जो है इतना आसान नहीं होता है, उसका कार्य कठिन होता है। क्यों? क्योंकि उसके लिए कुशल एवं अनुभवी शिक्षकों की आवश्यकता पड़ती है और ऐसे शिक्षकों का अभाव है। तीसरा है कि इन परीक्षणों की विश्वसनीयता एवं वैधता अपेक्षाकृत कम होती है ना, यानी इन परीक्षणों की जो विश्वसनीयता है और वैधता है वो कम होती है। चौथा है, इन परीक्षणों का कोई समय सीमा निश्चित नहीं होता है। कहने का मतलब जो निदानात्मक परीक्षण होते हैं उसमें जो सुधार की जो समय सीमा होती है वो कोई निश्चित नहीं होती है, उसमें दिन, महीना या सालों लग सकता है। पांचवा है, इन परीक्षणों का शतांकीय मान तथा ग्रेड मानक स्थापित करना संभव नहीं होता है। इस परीक्षण का जो शतांकीय मान है या ग्रेड जो निकाला जाता है वह संभव नहीं होता है ना, कि कितना % इसका सुधार हुआ है, किस स्तर तक इसमें सुधार आया। और छठा है कि ये परीक्षण सभी छात्रों के लिए उपयुक्त नहीं होते हैं, है ना। माना ये जाता है कि जो निदानात्मक परीक्षण होते हैं, है ना, वो उन छात्रों के लिए मददगार होते हैं जो अधिगम संबंधी जिनको दिक्कतें होती हैं, परेशानियां होती हैं, है ना। और सातवां है कि इन परीक्षणों का प्रशासन एवं उसकी व्याख्या करना अत्यंत कठिन होता है। ये जो परीक्षण होते हैं निदानात्मक, उनका छात्रों के ऊपर कैसे प्रशासन किया जाए, उसकी प्रशासन करने के बाद दिक्कतें जो आ रही हैं उसकी व्याख्या कैसे किया जाए और उनको समझ करके और उचित उसकी समाधान के लिए कार्रवाई कैसे की जाए, ये सारी बातें बहुत ही कठिन होती हैं। तो आज हमने आपको अपने इस वीडियो के माध्यम से बताया कि जो निदानात्मक परीक्षण का निर्माण होता है उसमें कौन कौन से कितने स्टेप होते हैं, है ना, और निदानात्मक परीक्षण का प्रयोग कहाँ कहाँ पर होता है, किस लिए किया जाता है, और निदानात्मक परीक्षण की जो कमियां हैं, अपनी सीमाएं हैं वो उसकी कमियां और सीमाएं क्या है इस जानने के लिए किया जाता है। किसके लिए? तो मैं आशा करता हूँ कि अपने इस वीडियो से आप ये समझ पाए होंगे कि निदानात्मक परीक्षण क्या है, उसकी सीमाएं क्या है, उसके प्रयोग क्या हैं, वगैरह वगैरह हैं। तो आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, टॉपिक समझ में आ गया होगा। तो धन्यवाद।